डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम लोग ब्लॉक की बात करेंगे तो हमारे पास ब्लॉक होता है एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। टोटल कितने ब्लॉक होते हैं? 4। बट आपके सिलेबस में से एस और पी को हटा दिए तो डी और एफ आपका बच गया। आप पीरियोडिक टेबल नहीं बनाएंगे, बट यहाँ पे देख लो, आपके पास कुछ पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट इस तरीके की होती है, और नीचे दो अलग होते हैं। कुछ इस तरीके का पीरियोडिक टेबल हमें दिखता है, राइट। तो हमारे जो स्टार्टिंग के ब्लॉक होते हैं ये हमारा एस ब्लॉक होता है। उसके बाद हमारा कौन सा ब्लॉक आता है? पी ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के बीच में जो ब्लॉक्स होते हैं ये हमारा डी ब्लॉक रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा ब्लॉक रिप्रेजेंट करेंगे? डी ब्लॉक, राइट। और जो नीचे हमारे लास्ट में होते हैं ये हमारा एफ ब्लॉक होगा। कौन सा ब्लॉक होगा? एफ ब्लॉक। तो इनडायरेक्टली हमें पीरियोडिक टेबल में ये तो पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक में लाई करते हैं, राइट। तो ये हमारा कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। दिस ब्लॉक इज पी ब्लॉक। एस और पी के बीच में डी ब्लॉक जो हमें पढ़ना है, एंड जो अलग से है दैट इज योर एफ ब्लॉक। यहां तक कोई डाउट? तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा डी ब्लॉक है उसमें ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। कहां से कहां तक? ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के सारे एलिमेंट्स हमारे इसमें आ जाएंगे। अब बिफोर वी स्टार्ट विद डी एंड एफ, सबसे पहले हमने क्या बात कर ली कि डी ब्लॉक में ग्रुप कहां से कहां तक होगा हमारा? ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के सारे एलिमेंट्स हमारे कौन से ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। कौन से ब्लॉक में आएंगे? डी ब्लॉक में आएंगे। अगर हमने 4 ब्लॉक पढ़े हैं तो इन 4 ब्लॉक में आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो एस ब्लॉक में कितने जाएंगे? एनी आइडिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए हो तो एस में कितने जाएंगे? 2। तो एस ब्लॉक में हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, पी ब्लॉक में 6 और डी ब्लॉक में 6 जाएंगे। डी ब्लॉक में कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। बिफोर वी मूव फर्दर, एक बार इस चैप्टर में समझ लेना, ये चैप्टर आपका ऐसा है कि अगर आपने कुछ कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आपका ऑफकोर्स ये बात है इस चैप्टर में से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इस चैप्टर में से कुछ भी ऐसा नहीं आने वाला कि हाँ हमें सॉल्व करना है या फॉर्मूला यूज है। इस चैप्टर में से आएगा सारा थ्योरेटिकल पार्ट, और उस थ्योरेटिकल पार्ट के लिए भी हमारे पास 2-3 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होती है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होगी, राइट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी। और अगर हमें किसी का भी आंसर नहीं आता तो हम ये लिख सकते हैं हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, राइट। तो इनडायरेक्टली हमें सिर्फ यही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें नजर में रखने हैं और इसमें ज्यादा ब्रॉड में हमें नहीं जाना, राइट। तो सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक चले गए। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 10। अगर डी ब्लॉक में जिस एलिमेंट के पास 10 इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे फुली फिल्ड ऑर्बिटल, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। और अगर किसी के पास 10 नहीं है या 10 से कम है तो उसको बोल देंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। कैसी ऑर्बिटल हो जाएगी वो हमारी? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। यहां तक कोई डाउट? यहां पर कोई डाउट? अब आप बात करोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है? तो हमारा चैप्टर में से अगर डी ब्लॉक है, राइट, तो डी ब्लॉक में होगा क्या? जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वही हमें बताता है ब्लॉक। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ब्लॉक में एंटर करेगा वो उसी का एलिमेंट हो जाएगा, वो उसी का ही एलिमेंट हो जाएगा। तो डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एंटर करता है डी सब शेल में। कौन सी सब शेल में एंटर करेगा?
डी सब शेल में एंटर करेगा, इसीलिए हमने उसे डी ब्लॉक एलिमेंट बोल दिया है। यहां तक कोई डाउट? एक बार इसके अंदर लिखेंगे जल्दी से, द एलिमेंट्स इन द मिडल ऑफ द एलिमेंट्स इन द middle of periodic table, the elements in the middle of periodic table belonging to groups or group belonging to groups 3 to 12, belonging to groups 3 to 12 are known as D block elements, are known as D block elements. अब इसके अंदर हमने ये तो पता कर लिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते कौन से हैं। अब हमें जो चीज याद करनी है वो करनी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या याद करेंगे? और ये आ सकती है पेपर में 110%, अभी नहीं आएगी, नीट में आ सकती है, किसी भी एंट्रेंस में जाओगे आ सकती है। तो लिखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्पेलिंग ELECTRONIC, कॉन्फ़िगरेशन। This is your general electronic configuration. Done. अब ये जो हमारी होती है इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। कौन सी शेल? पेनल्टीमेट शेल। और ये जो शेल होती है दिस इज योर वैलेंस शेल। ये कौन सी शेल होगी हमारी? वैलेंस शेल। अब आप बोलोगे पेनल्टीमेट का मतलब क्या है? पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट शेल, लास्ट वन, उसे हम क्या बोल देंगे? पेनल्टीमेट शेल। यहां तक कोई डाउट? इसके बाद हेडिंग डालेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर हमने डी ब्लॉक के बारे में पढ़ लिया सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं। अब समझो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है कि उसकी ना इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी नाम आएगा wherever it comes ट्रांजिशन, कहीं पर भी अगर आपका आएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो उसमें सिर्फ आपको याद रखना है एलिमेंट्स जिनकी हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होगी, चाहे वो उसकी ग्राउंड स्टेट पे हो, चाहे वो उसकी एक्साइटेड या ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो। एक्साइटेड और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसके बाद की जो उसकी स्टेट होगी दैट इज एक्साइटेड और ऑक्सीडेशन वाली स्टेट होगी, राइट? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, विच हैव हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, और इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें आपका कीवर्ड जो आपको याद रखना है दैट इज हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। सपोज करो पेपर में कोई क्वेश्चन आता है किसी भी एलिमेंट का नाम लेके और आपको उस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है या वो कहां लाई करता है, बट क्वेश्चन आता है वाई, कोई भी एलिमेंट है वाई एक्स इज नोन एज और इज ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आपको उस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन तो याद नहीं है, बट आपको इतना पता है कि अगर इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जा रहा है तो इसका क्या होगा। तो इररिस्पेक्टिव कि आपको एलिमेंट के बारे में नहीं पता, यू कैन स्टिल गेट सम मार्क्स। जहां 0 मिलने वहां पर आप 0.5 ले सकते हो। तो यहां से ऐसे करना है, राइट? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होगी,
जिनकी फुली फिल्ड होती है उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। समझ आ गया? लिखो। अब ट्रांजिशन एलिमेंट को थोड़ा डीप में करने से पहले अब मैंने एक चीज देखेंगे। हमने यहां पर बात करी कि डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से लेके कहां तक आता है, ग्रुप 12 तक आता है। तो इसमें बहुत सारी सीरीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सीरीज। तो हमारे पास टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है। कितनी ट्रांजिशन सीरीज होंगी? 4। हमारे पास टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है। जैसे कि पहली सीरीज लिखो, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड, पहली जो हमारी ट्रांजिशन सीरीज जाएगी वो जाएगी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसके अंदर लिखोगे स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक। स्कैंडियम की स्पेलिंग आप SCB लिख सकते हो। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हमारे पास स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होती है। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक कौन सी सीरीज चलती है? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज चलती है। अब इस सीरीज को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो 3D ऑर्बिटल होती है, कौन सी ऑर्बिटल होगी? 3D ऑर्बिटल, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है। कैसी होगी? इनकम्प्लीटली फिल्ड होगी, तभी इसे क्या बोलते हैं? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। कैसी सीरीज? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और ये हमारा 4th पीरियड होता है किसका? पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल का कौन सा पीरियड होगा? ये 4th। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं, राइट? तो ये जो थर्ड सीरीज होगी ये कौन से वाले की होगी? 4th पीरियड की होगी। इसे हमने थर्ड सीरीज क्यों बोली? क्योंकि इसमें जो हमारी 3D ऑर्बिटल होगी वो क्या होगी? इनकम्प्लीटली फिल्ड होगी। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट लिखोगे 4th ट्रांजिशन सीरीज। डन। जो हमारी 4th ट्रांजिशन सीरीज है वो हमारी स्टार्ट होती है यट्रियम से टू कैडमियम, यट्रियम टू कैडमियम। अब ये 4th ट्रांजिशन सीरीज है तो ये हमारा 5th पीरियड होगा। कौन सा पीरियड होगा? 5th। और एक चीज याद रखना, ये जो जिंक है ना, मैं इसको अभी थोड़े टाइम के लिए हाईलाइट कर रही हूँ, राइट? रीजन अभी बताने वाली हूँ 2 मिनट के अंदर कि मैंने जिंक को हाईलाइट क्यों करा है। क्योंकि हमारा पूरे चैप्टर में जिंक फेवरेट है। फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये अपोजिट चलेगा, राइट? अगर हम डी ऑर्बिटल को कुछ कहेंगे तो ये उसके अपोजिट होगा, राइट? तो 4th ट्रांजिशन सीरीज हमारी यट्रियम से कैडमियम तक होती है और ये हमारा कौन सा पीरियड होगा? 5th पीरियड होगा। राइट? यहां तक कोई डाउट? इसी के बाद हमारे पास 5th ट्रांजिशन सीरीज और 6th ट्रांजिशन सीरीज आती है। तो हमारी जो 5th ट्रांजिशन सीरीज आएगी और एक आएगी हमारी 6th ट्रांजिशन सीरीज। 5th ट्रांजिशन सीरीज हमारे कौन से पीरियड से बिलोंग करेगी? 6th पीरियड से। और हमारी जो 6th ट्रांजिशन सीरीज होगी वो कौन से पीरियड से बिलोंग करेगी? 7th पीरियड से बिलोंग करेगी। तो इनडायरेक्टली हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि हमारी ट्रांजिशन सीरीज 4 है, विच इज आवर थर्ड, 4th, 5th एंड 6th। जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो 4th पीरियड से बिलोंग करती है, 4th हमारी 5th से और 5th हमारी 6th ट्रांजिशन सीरीज से, वेयर एज 6th हमारी कौन से उससे बिलोंग करेगी? 7th ट्रांजिशन सीरीज से। क्या क्या नहीं करने?
अब हम लोगों ने ट्रांजिशन सीरीज कर ली, तो वापस हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट पे आ जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या पढ़ा था हमने, जिसकी हाफ फील्ड क्या होगी, डी ऑर्बिटल होगी, चाहे वो उसके ग्राउंड स्टेट में हो चाहे वो उसके एक्साइटेड स्टेट में हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे ही बोलेंगे, राइट। सपोज करो एग्जांपल ले लेते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी जाती है, इसकी कितनी जाएगी, 3D, कितना है ये आपका, आर्गन जाएगा आर्गन 5, नहीं कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट 27, हाँ, कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगी 3D7 4s2। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना भी मैं सिखाऊंगी, राइट। उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर्स और वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए या मास नंबर, कौन से नंबर से निकलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी ये पूरा निकालना हम सीखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना सीखेंगे। ट्रांजिशन में हमने क्या पढ़ा कि डी ऑर्बिटल कैसी होगी, यहां पर हमारी डी ऑर्बिटल क्या है, 3D7 है, जबकि 3D कितनी होनी चाहिए थी, 10, तो 10 से कम है, तो कैसी ऑर्बिटल हो गई, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, तो हेंस हम इसे क्या बोल देंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनकी डी ऑर्बिटल क्या होगी, हाफ फील्ड होगी। अब नोट लिखो, NOTE नोट। I'll attend you after 5:30। हाँ, आप बस वहां बैठ जाओ एक बार, आप यहाँ पर आपकी बुक लिख दिया, लिखो नोट में, जिंक, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, zinc, cadmium and mercury are not regarded as transition elements। जिंक, कैडमियम और मरकरी ऐसे हैं जिन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। राइट। अब एक बात बताओ, ये इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोल रहे और हम बाकियों को क्यों बोल रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। डेफिनेशन में क्या लिखे है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको ही बोलेंगे जिनकी, और अगर हम इनको नहीं बोल रहे तो रीजन क्या होगा कि इनकी हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं होगी, एंड दैट इज द ट्रुथ, क्योंकि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमेशा D10 रहती है। क्या रहती है, D10 रहती है, इनके ग्राउंड स्टेट में भी और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। जैसे अगर मैं जिंक की बात करूं तो हमारे पास जो जिंक है वो दो स्टेट्स हमें शो करता है, एक Zn और दूसरी Zn+2। एक Zn शो करता है और एक कौन सी स्टेट शो करेगा, Zn+2। अब बताओ जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जानी चाहिए, जिंक का नंबर कितना है, बताओ, जितनी कितने नंबर ही बता दो।
अब जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या गई, 4s2 3d10 गई उसकी ग्राउंड स्टेट में। कौन से स्टेट में, ग्राउंड। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आगे वाली शेल से निकलेगा। कहां से निकलेगा, आगे वाली। तो यहां पे अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे भी दिए तो इसकी डी ऑर्बिटल पे तो असर पड़ा ही नहीं, क्योंकि डी अभी भी क्या है, 10 है, राइट। और इलेक्ट्रॉन कहां से निकले हैं, एस से निकले हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों स्टेट ऐसी है जहां पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D10। तो ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब आप बोल सकते हो कि अच्छा Zn+2 में नहीं है, आप Zn+3 में निकाल लो। बोल सकते हो कि अब तो 3D कम हो जाएगा, 3D 9 हो जाएगा, बट कभी Zn+3 पढ़ा है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम निकालेंगे कैसे। Zn+3 एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जिंक से 2 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन सी फॉर्म में, Zn प्लस Zn+2। तो अगर आपके पास कभी भी आता है कि कोई भी एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे, यही लिख दोगे, बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड। और अगर कोई है तो क्या लिखोगे, दे डू नॉट हैव कंप्लीट, दे हैव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, दे हैव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल रहे हैं। विद इन 2 मिनट्स उतारो जल्दी। जल्दी जल्दी, बी क्विक, लिख दिया, डन। अब एनसीईआरटी खोलना। एनसीईआरटी का इंटेक्स एग्जाम्पल खोलो। ओके, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आंसर नहीं देखोगे, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। द क्वेश्चन इज, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। ऑन व्हाट ग्राउंड विल यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। बताओ इसमें अब क्या आपको समझ आया कि स्कैंडियम हमारा क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, और जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट होगा तो उसके प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, और अगर कोई नहीं है और ऑलरेडी आपको जिंक के तो पता भी है, राइट, तो क्या लिख दोगे, बिकॉज जिंक हैव D10 कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों का समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करेंगे, ओके, आपके पास इंटेक्स्ट क्वेश्चन है एक, silver atom has completely filled d orbital in its ground state. How can you say that it is a transition element? Read this question 4.1 page number 92. Jaldi answer. क्या बोल रहे हैं कि जिंक ग्राउंड स्टेट पे क्या है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो इनडायरेक्टली ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट बाद में वो ट्रांजिशन एलिमेंट बन रहा है। तो आप क्या कहोगे, अगर ग्राउंड स्टेट पे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो कौन से स्टेट पे वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। और एजी की कौन सी गई है, एक तो एजी सिल्वर नॉर्मल रिप्रेजेंट करता है एज एजी, राइट, और सिल्वर की दूसरी फॉर्म कौन सी होती है, Ag+2, Ag+2। तो हम यही लिख देंगे, इन इट्स ग्राउंड स्टेट it do not exhibit or it do not act as transition element, whereas in its excited state it has incompletely filled d orbital, therefore regarding it as transition element। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन कितना भी घूम कर आए, हमें सिर्फ क्या याद रखने, कीवर्ड हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन ग्राउंड स्टेट। समझ आ गए ये दो क्वेश्चन। इन दो क्वेश्चन में कोई भी डाउट,
नेक्स्ट डालोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमारे जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी है? वो सारे हार्ड होंगे। क्या होंगे? सारे हार्ड। लेकिन हमने शुरू में ही एक एक्सेप्शन पढ़ लिया था। क्या था एक्सेप्शन? जिंक, कैडमियम और मरकरी। अगर ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे? नहीं। तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होंगे? हार्ड होंगे, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। अगर गिव रीजन आता है तो क्या गिव रीजन दोगे? एक मिनट, कहां ध्यान है? अगर इसका गिव रीजन आता है कि ये हार्ड क्यों नहीं है तो क्या रीजन होगा? क्योंकि ये और ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो ये क्या शो नहीं करते हैं। क्या रीजन होगा? अगेन अगर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो यही रीजन जाएगा ना, घूम फिरा के यही रीजन डालना है हमें, राइट? तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड होते हैं एक्सेप्ट योर जिंक, मरकरी एंड कैडमियम। जिंक, मरकरी एंड दूसरी प्रॉपर्टी होती है लो वॉटिल, नहीं ये वाली छोड़ दो। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव मेटेलिक प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स सी बात है, मेटल्स हैं ये सारे, और अगर मेटल बॉन्डिंग करेगा तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? लश्रस होना, मेलिएबल होना। पहले लिख लेते हैं ये कैसी प्रॉपर्टी शो करता है? मेटेलिक property. What do you mean by metallic property? Metallic property is the property exhibited by the metals only, right? Metals कौन सी property exhibit करते हैं? Ductility. मेटल क्या होते हैं हमारे? डक्टाइल होते हैं। और क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम बात करें कॉपर को यूज किया जाता है, राइट? तो ये हमारे क्या चले जाएंगे? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लश्रस जा सकता है। तो इनडायरेक्टली ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे? मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी में ये सारी प्रॉपर्टी जो भी मेटल शो करते हैं वो सारी ये शो करेंगे। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट लिखोगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बिफोर वी मूव ऑन टू मेटेलिक एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक चीज समझना, यहां पर हमने सारी मेटेलिक प्रॉपर्टी देख ली, बट हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि मेटल हमेशा क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं या क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? क्रिस्टल लैटिस। हमारा एक चैप्टर हुआ करता था 12th में सॉलिड स्टेट, जिसमें हर किसी एलिमेंट को ना हम लोग 3D इमेज से पूरा देखते थे कि वो कैसा लैटिस बनाएगा, कैसी बॉन्डिंग होगी, कैसे अरेंजमेंट होगा, राइट? तो मेटल्स हमेशा क्या बनाते हैं? क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। कुछ नहीं होता, अरेंजमेंट होती है आयंस की कुछ इस तरीके की। इसी को क्रिस्टल लैटिस बोला गया। क्या बोला गया? क्रिस्टल लैटिस। तो सारे ट्रांजिशन, अगर ये मेटेलिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करेंगे, लेकिन कौन नहीं करेगा? और कौन है वो हमारा शुरू से? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। समझ आ गया? मूव ऑन टू योर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ गया इतना? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में लिखोगे देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई
their melting and boiling point are high due to strong metallic bonding, अब नेक्स्ट लिखेंगे, इधर समझेंगे एक बार सिंपल सा चीज जो देखना है हमारे पास। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज्यादा हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके ज्यादा होंगे? अगर डी सबशेल पूरी है ही नहीं, डी सबशेल कुछ हम इस तरीके से बना सकते हैं, पांच बनी हुई है टोटल। अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करेंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करे हैं मैंने इसमें? 10। अब सारे कैसे हैं? पेयर में है। सारे कैसे हैं? पेयर में। तो अगर डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है पूरे, तो वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा ही नहीं, और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है ही नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम होगा, राइट। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उसका क्या होता है? जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ना, उसका डी ब्लॉक हाफ फिल्ड होता है। इसे हाफ फिल्ड कर देते हैं। हाफ फिल्ड हो गया। हाफ फिल्ड होने के साथ साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने आ गए? अब जिसके जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, उसका क्या बढ़ता जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। कोई इसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलेगा, कोई इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेगा, बात एक ही है। बट ये चीज, ये वर्ड, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना इस चैप्टर में। अगर ये बिठा लिया, पूरा चैप्टर इजीली, बहुत स्मूथली जाएगा। कुछ भी पेपर में कहीं पे भी स्टक हुए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये सिर्फ 3 चीजों के आसपास ही घूमने वाला है। जब आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगी, यू विल बी लाइक, अरे इसका भी आंसर यही है, इसका भी आंसर यही है, ये क्या हो रहा है? ये पूरा इतना इजी जाएगा। बट अगर ये कीवर्ड जैसे ये था, पहले वाला था, वो छोड़ दिया, तब नहीं होगा ये चैप्टर। समझ आ गया? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। जैसे इसके 2 है, कोई एलिमेंट है जिसमें 3 अनपेयर्ड है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा 2 के कंपेरिजन में। अब इसमें बता दो खुद से कि कौन वो 3 प्राणी है जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। क्यों होगा? और हम लोग अगर आएगा क्वेश्चन में, व्हाई जिंक हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट और लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, आंसर विल बी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आया वाई एक्स वाई जेड whatever element it is has highest melting or boiling point, answer will be due to the presence of unpaired electrons. समझ आ गया? Write it down. Greater the number of unpaired electrons, greater the number of unpaired electrons, greater the number of unpaired electrons, stronger will be the bonding, stronger will be the bonding. और सिंपल लिख दो, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाई विल बी द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक कोई डाउट? अब इसके साथ साथ अगर हम लोग ग्रुप 6 की बात करें, कौन से ग्रुप की बात करेंगे? ग्रुप 6 की। आपकी एनसीईआरटी बुक में ग्रुप 6 है दिस। पीरियोडिक टेबल पूरा कहां गया इसमें? छोड़ो, इसमें भी ग्रुप 6 में आपका आ जाता है क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन।
क्रोमियम, मोलिबेडनम, टंगस्टन। क्या आ जाता है? क्रोमियम, मोलिबेडनम एंड टंगस्टन। इनका पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ये एक ग्रुप ऐसा है जिसमें हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन यही होंगे, राइट? तो हमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी याद रखनी पड़ेंगी कि कुछ एक्सेप्शन है अगर, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 6 एक ऐसा है जहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारा कैसा जाएगा? सबसे ज्यादा जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। राइट इट डाउन। डन। अब आपकी एनसीईआरटी में दिस इज द फिगर 4.1, राइट? फिगर 4.1 देख ली एक बार पेंसिल है। अगर इस फिगर 4.1 में देखोगे तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये हमारा ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स आते हैं, ठीक है? तो ट्रेंड समझ लेना कि ट्रेंड्स में क्या हमें कैसे करना है। इधर देखोगे अगर तो यहाँ पर हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज है, ये लो ये इंक्रीज हो गया, ये भी इंक्रीज, और ये भी हमारा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, राइट? तो अब अगर हम लोग इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है? क्रोमियम, उसके बाद मोलिबेडनम, टंगस्टन। तो ये सारे हमारे ग्रुप 6 है। सारे कौन से हैं? और मैंने क्या बताया था, हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक वाले में जो ग्रुप 6 है उनका मैक्सिमम क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहां पर हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो आफ्टर दीज ग्रुप 6 हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज। यहाँ पे ये क्या हो गया? डिक्रीज। डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि ग्रुप 6 के बाद यहां पर अगर हम इन एलिमेंट्स को देखें तो ये ग्रुप 7 आ गया। क्या आ गया? ग्रुप 7। और ग्रुप 7 में सडन डिक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में। रीजन आपको पता है, ये जो हम पढ़ चुके हैं, राइट? तो ये ट्रेंड हमें अगर कभी आएगा, केस में आ गया, किसी में भी आ गया, तो हमें यही चीज याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास ग्रुप 6 के एलिमेंट्स थे, उनका रीजन आपको पता ही है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और हमारा वो होता है, इसीलिए वो क्या करा? इंक्रीज करा। Why there is a sudden decrease? क्योंकि ग्रुप 7 के एलिमेंट्स थे जिनमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा, इसीलिए इंक्रीज के बाद सडन डिक्रीज आया है। समझ आ गया? बुक में लिखना है, बुक में लिख लो, लिखो इन ग्रुप 7 एलिमेंट्स there is a sudden decrease in melting point and boiling point, melting point and boiling point। समझ आया? नेक्स्ट लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या? तबीयत खराब होने के बाद भी तुम्हारे लिए बैठकर नोट्स बनाए ढूंढ ढूंढ के। मैं सुबह कल से यहाँ पे नहीं हूँ, कल से आ जाएगी। जितना मैं नोट्स बना कर लाई हूँ। फाइन, पहले जान लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती क्या है। क्वेश्चन से क्या समझ आ रहा है? एंथैल्पी मीन्स हीट। तो वो हीट जो हमें रिक्वायर्ड होती है कि हम हमारे क्रिस्टल लेटिस को तोड़कर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दें। हमारे क्रिस्टल लेटिस को 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेटिस को तोड़कर कौन से उसमें कन्वर्ट कर दे? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लिखो, इट इज द हीट रिक्वायर्ड और एनर्जी रिक्वायर्ड
It is the heat or energy required to break heat required to break 1 mole of crystal lattice and convert them into gaseous state. Convert them into gaseous state. उसी को हीट की जगह यू कैन से इट एनर्जी, राइट. जो भी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी कि हम क्रिस्टल लेटिस को अब क्रिस्टल लेटिस क्या था? क्रिस्टल लेटिस मैंने आपका ये बनाया था, दिस वॉज योर क्रिस्टल लेटिस, राइट. अब इसके बॉन्ड कितने बन रहे हैं? ये रहा बॉन्ड, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है. इन सब बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी तो ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा. किसमें कन्वर्ट होगा? गैसियस एटम में कन्वर्ट होगा. अब गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए, इतने बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? हीट चाहिए होगी. क्या चाहिए होगी? हीट चाहिए होगी. उसी हीट को, उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. अब एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, क्योंकि नींद आई है बहुतों को बहुत ज्यादा. जस्ट आगे देखते देखते उनकी आंखें ऐसे हो रही हैं. स्कूल से लेट आए थे आज? तुम गई भी नहीं? लेट आई थी? कितनी लेट? पर मैं सोई नहीं. मैंने सोचा इंस्टा चला लेती हूँ. होमवर्क लगने का सदमा ये रात को क्यों नहीं लगता? बोलो, मुझे दिख रहा था, मैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बता रही हूँ, इसकी याद पूरी ऐसे है जैसे मतलब एंथैल्पी भी ना इसकी यहाँ पे भी छू के भी नहीं गई होगी. अब एक चीज बताओ, मैं भी भूल गई कि मैं क्या बता रही थी. इतने सारे बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. उसी एनर्जी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. लिखो. अब मैं ये पूछ रही थी कि ये प्रोसेस, इतना बता दो, देन आई विल गिव यू ब्रेक डेफिनेटली. अगर आंसर सही हुआ तो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. हाँ, वेरी गुड. ये प्रोसेस क्या होगा हमारा? अभी रुकेंगे 2 मिनट. ये प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक. व्हाई? बिकॉज इस कन्वर्जन के लिए हम हीट क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं. जब हीट किसी चीज को देते हैं तो वो एंडोथर्मिक होता है, जब हीट निकलती है तो वो एक्सोथर्मिक होता है. तो दिस इज योर एंडोथर्मिक. अब लास्ट, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे. डेल्टा एच एटमाइजेशन, इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. नेक्स्ट अगर हम लोग नोट की बात करेंगे तो हमारे पास जो वेनेडियम होता है, इसकी मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में. ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है. मैक्सिमम क्या होगी इसकी? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. पूरे पीरियोडिक टेबल में वेनेडियम एक ऐसा है जिसकी मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जाएगी.